नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 111 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जहां हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि हॉब्स की प्रकृति की स्थिति और प्रकृति के नियम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, जहां हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो थॉमस हॉब्स हैं इन्होंने प्रकृति की स्थिति का वर्णन किस प्रकार से किया है और प्रकृति के नियमों का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, जब हम जो है थॉमस हॉब्स की बात करते हैं तो जो थॉमस हॉब्स हैं ये ब्रिटिश फिलोसफर रहे हैं, यानी कि अंग्रेज़ दार्शनिक हैं, और इनका जन्म जो है वो 1588 में हुआ था। तो थॉमस हॉब्स की बात करें तो इनका संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से है। तो ये अंग्रेज़ दार्शनिक थे। इनकी सबसे जो फेमस किताब है वो है लेवियाथन। तो लेवियाथन किताब में इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि स्टेट कैसे बना, इसके बारे में बताया है। मानव स्वभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की है और राजनीतिक सत्ता के आधार की व्याख्या की है। तो अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करेंगे तो ये कहाँ के फिलोसफर हैं? ब्रिटिश फिलोसफर हैं। कब जन्म हुआ है? 1588 में हुआ है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? लेवियाथन है। और इन्होंने इस किताब में राज्य की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की है, मानव स्वभाव के ऊपर चर्चा की है, राजनीतिक सत्ता की चर्चा की है। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में जब हम प्रकृति की स्थिति बात करते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, और प्रकृति के नियम यानी कि लॉज ऑफ नेचर की बात करते हैं, तो ये सबसे प्रमुख अवधारणाओं में से एक हैं, जिनके वर्णन इस प्रकार से है। तो देखो, हॉब्स ये कह रहे हैं कि प्रकृति की स्थिति वो अवस्था है जिसमें कोई राज्य नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। यानी कि मनुष्य की जो प्रकृति स्थिति थी, तो शुरुआत में मनुष्य कैसा था? वो आत्मनिर्भर था। कोई राज्य नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, कोई कानून नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी। इस अवस्था में सारे के सारे जो मनुष्य थे वो स्वतंत्र थे, और ऐसे में सारे मनुष्य जो थे वो समान थे। यानी कि स्वतंत्रता और समानता जो था वो प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ था व्यक्ति को। हर एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी कार्य करने का अधिकार होता था। सबको संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तकनीक का जो स्तर था वो निम्न था। यानी कि हॉब्स ये कहते हैं कि जो मनुष्य की प्रकृति की स्थिति है वो एक काल्पनिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? काल्पनिक, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि शुरुआत में कोई राज्य नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई कानून नहीं हुआ होगा, कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी। सारे मनुष्य स्वतंत्र थे, सारे मनुष्य समान थे। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लाभ के लिए कोई भी कार्य कर सकता था। अब हॉब्स ने मनुष्य की प्रकृति के बारे में बताया है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है, स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी है, स्वभाव से ही वो अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है। ऐसे में सभी व्यक्तियों की इच्छाएं एक जैसी होती हैं, आवश्यकताएं ऐसी एक जैसी होती हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? इसलिए वो सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि हॉब्स ये कह रहे हैं जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं और हमारी जो विशेष होती है वो अनलिमिटेड होती है। ऐसे में हर एक व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है, और ऐसे में स्थिति आती है संघर्ष की, और इस संघर्ष में जो जीतता है वही जो है संसाधनों को अपने पास रख लेता है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा बताया उन्होंने? स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, आत्मरक्षा वाला। ऐसे में सही व्यक्तियों की इच्छाएं क्या है? समान हैं, लेकिन संसाधन क्या है? सीमित हैं, और इसकी वजह से होता है संघर्ष। अब संघर्ष का परिणाम क्या निकलता है? संघर्ष की वजह से सोसाइटी में कंपटीशन पैदा होता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। हर एक व्यक्ति लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अब ऐसे में सोसाइटी में अविश्वास की अवस्था आती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होता है। उसे लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसे हानि पहुंचा देगा। तीसरा, हर एक व्यक्ति ग्लोरी यानी कि यश पाना चाहता है, सम्मान और प्रतिष्ठा पाना चाहता है। तो समाज में संसाधनों के लिए जो संघर्ष होते हैं, उस संघर्ष के तीन कारण होते हैं। पहला, समाज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। दूसरा, अविश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर कि कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा, हर एक व्यक्ति सम्मान प्राप्त करना चाहता है, जिसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे वो उतना ज़्यादा सम्मानित होगा। इस कारण से प्रकृति की स्थिति में सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्वेश्चन इसी लाइन से आता है कि सभी के विरुद्ध जो युद्ध है, इस अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सभी के विरुद्ध की जो अवधारणा है वो हॉब्स ने दी है, जिसमें वो बताते हैं कि मनुष्य की शुरुआती अवस्था एकाकी है, निर्धन है, जिसमें व्यक्ति सारे गरीब हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, पशुवत यानी कि जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और कम समय के लिए अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में ना उद्योग होता है, ना व्यापार होता है, ना कला होती है, ना शिक्षा होती है, ना सामाजिक व्यवस्था का विकास हो पाता है। बस सब एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। ये तो बात हो गई क्या? प्रकृति की स्थिति। तो हॉब्स के अनुसार प्रकृति की स्थिति कैसी है? जिसमें कोई राज्य नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। मनुष्य स्वभाव से क्या है? स्वार्थी है, महत्वाकांक्षी है। ऐसे में वो आपस में संघर्ष करता है, और इसी स्थिति को सभी के विरुद्ध युद्ध कहा जाता है। युद्ध के कारण ये है कि लगातार कॉम्पिटिटिव माहौल है,
अविश्वास पैदा हो रखा है एक दूसरे के ऊपर, और हर एक व्यक्ति सम्मान की प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो एकाकी है, निर्धन है, घृणित है, पशु जैसा है, और ऐसी स्थिति में ना उद्योग है, न व्यापार है, न कला है, न शिक्षा है। तो ये तो बात होगी प्रकृति की स्थिति कैसी है। अब हम बात कर रहे हैं प्रकृति के नियम कैसे हैं। अब हर तरफ युद्ध जैसी स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, कोई भी शासन नहीं है जो व्यक्तियों को रोक सके, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति को अराजकता की स्थिति कहते हैं। अब मनुष्य इस अराजकता की स्थिति से बचने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। बुद्धि से उसे कुछ सिद्धांतों के बारे में पता चलता है जो उसे बताते हैं कि शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, सुरक्षा कैसे स्थापित की जाती है। तो शांति स्थापित करने के लिए, सुरक्षा स्थापित करने के लिए जो नियम बनाता है, इन्हीं नियमों को प्रकृति के नियम कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार जो प्रकृति के नियम है ये नैतिक हैं, जो मनुष्य को शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इनमें से पहला नियम है शांति की खोज का नियम। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, और यदि शांति संभव ना हो तो आत्मरक्षा के लिए आवश्यक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हॉब्स का जो प्रकृति का नियम है, उस नियम में सबसे पहला नियम है शांति की खोज का नियम। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज में अशांति पैदा हो। अधिकारों के त्याग का नियम। शांति बनाए रखने के लिए कई बार हमें अपने अधिकार को छोड़ने पड़ते हैं और दूसरों को समान अधिकार देने पड़ते हैं, ताकि समाज में बराबरी रहे और शांति स्थापित हो सके। हॉब्स कहते हैं समझौतों का पालन करना चाहिए। मनुष्य जो समझौते करता है, मनुष्य जो वचन देता है, उनका पालन करना चाहिए, यही न्याय का आधार है। जब व्यक्ति अपने समझौते तोड़ता है, वचन तोड़ता है, तभी अन्याय होता है और तभी युद्ध होते हैं, तभी लड़ाई होती है। तो निष्कर्ष से निकलता है कि हॉब्स के अनुसार प्रकृति की जो स्थिति है वो भय से भरी हुई है, असुरक्षा से भरी हुई है, संघर्ष, लड़ाई झगड़ों से भरी हुई है, जबकि प्रकृति के नियम जो हैं वो शांति और व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रदान करते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर लोग आपस में एक समझौता करते हैं जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और आगे चलकर इसी से राज्य की उत्पत्ति होती है। आशा करता हूँ अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इस पीडीएफ में टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन हमने जो है वो हॉब्स से संबंधित ही रखे हैं, ताकि हॉब्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि संप्रभुता की अवधारणा के संदर्भ में हॉब्स के राज्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में हॉब्स के राज्य के सिद्धांत के बारे में बताना है। तो सेम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी आप वैसे ही करेंगे कि थॉमस जो हॉब्स हैं वो 17वीं सेंचुरी के प्रसिद्ध ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं, और इनके जीवन में जो इन्होंने इंग्लैंड में घटनाएं देखी, उन घटनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये गैलीलियो के चिंतन से भी प्रभावित थे। इनकी जो पुस्तक है वो है लेवियाथन, ठीक है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य के उद्देश्य के बारे में और संप्रभुता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। हॉब्स ने जो थ्योरी दी है सामाजिक अनुबंध की या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, वो इसी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह है कि मानव के जीवन में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था की स्थापना की जाए। अब हम पढ़ते हैं कि हॉब्स का राज्य का सिद्धांत क्या था। तो हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य कैसी स्थिति में रहता था? प्रकृति की स्थिति में रहता था। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, प्रकृति की स्थिति में कोई सरकार नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई न्याय नहीं था, सही व्यक्ति स्वतंत्र थे, समान थे, लेकिन व्यक्ति का नेचर कैसा था? स्वार्थी था, डरा हुआ था, कॉम्पिटिशन होता था, जिसकी वजह से हमेशा संघर्ष बने रहते थे। ऐसे मनुष्य असुरक्षित था और उसे चाहिए थी शांति और सुरक्षा। ऐसे व्यक्तियों ने आपस में क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति ने सारे प्राकृतिक अधिकार एक व्यक्ति को या एक संस्था को दे दिया, जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं। और ये कहा गया कि ये व्यक्ति जो होगा, व्यक्ति यानी कि राजा जो होगा, वो समाज में शांति की स्थापना करेगा, सुरक्षा की स्थापना करेगा, ठीक है। और यही जो व्यवस्था है वो संप्रभु कहलाएगी। संप्रभु का मतलब होता है अपने निर्णय स्वयं लेना। तो संप्रभुता की अवधारणा यह है कि संप्रभुता की अवधारणा में राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु संप्रभुता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, राज्य ही सारे निर्णय लेगा, क्योंकि संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेना की शक्ति। सारी अंतिम जो सत्ता होगी वो सरकार की होगी, असीमित शक्तियाँ होंगी जिस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। संप्रभु सत्ता वो सत्ता होगी जिसका आदेशों का पालन सभी नागरिकों को करना पड़ेगा। यानी कि हॉब्स कह रहे हैं संप्रभुता की अवधारणा में सभी व्यक्ति मिलकर अपने में से एक राजा चुन लेते हैं, और उसका काम ये होता है कि वो समाज के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि समाज में शांति स्थापित हो। ऐसे में हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है वो ये कहता है कि संप्रभुता में सारी शक्ति जो है वो राज्य के पास होगी, यानी कि सरकार के पास होगी। असीमित शक्तियाँ होंगी, कोई भी उसकी शक्तियों को नकारेगा नहीं, और हर एक नागरिक को राज्य की शक्तियों का पालन करना होगा, उसके आदेशों का पालन करना होगा। हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि सर्वोच्च शक्ति राज्य के पास होगी, उसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं होगी जो उसको चुनौती दे सके। सभी कानून और सभी आदेश उस राजा की इच्छा से ही बनेंगे। हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत की दूसरी जो विशेषता है वो है अविभाज्य संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता,
इसे अलग अलग संस्थाओं में बांट नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं में शक्तियाँ बांटी गई तो संघर्ष की स्थिति होगी। इसके अलावा जो हॉब्स हैं वो निरंकुशता की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि संप्रभुता की शक्ति पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, और जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है वो निरंकुश होता है। हॉब्स के अनुसार कानून जो है वो संप्रभुता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। न्याय और अन्याय का निर्धारण संप्रभु द्वारा बनाए गए कानूनों से ही होगा। सामाजिक अनुबंध जो है नागरिकों के बीच में होगा, उसका कोई पक्षकार नहीं होगा। इसीलिए जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकते। इसके अलावा राजा का जो प्रमुख कर्तव्य होगा वो लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना होगा, इसलिए लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। महत्व क्या है इस सिद्धांत का? हॉब्स के सिद्धांत का महत्व यह है कि राजनीतिक स्थिरता और एकता बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता है। उनके विचारों ने आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि हॉब्स के अनुसार मानव द्वारा निर्मित जो है सत्ता एक कृत्रिम संस्था है, जिसकी स्थापना शांति और सुरक्षा के लिए की गई। यानी कि सरकार की जो हम स्थापना कर रहे हैं ये सिर्फ किस लिए कर रहे हैं? शांति की स्थापना के लिए और सुरक्षा की स्थापना के लिए। इस व्यवस्था में सारे हम अधिकार किसको दे देते हैं? सारे अधिकार हम सरकार को दे देते हैं। ऐसे में जो ये शक्तिशाली सरकार होती है ये हमें संघर्ष से बचाने के लिए काम करती है, और अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो फिर हमें उसके खिलाफ जाना चाहिए। हालांकि हॉब्स ऐसा नहीं कहते हैं। हॉब्स का जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे कोर्स में और आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि थॉमस हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ये 2024 के पेपर में भी आया था। तो थॉमस हॉब्स की बात करें, देखो हॉब्स का क्वेश्चन आते हैं आपको पहली लाइन यही लिखनी है कि थॉमस हॉब्स 17वीं सेंचुरी के प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक थे, और उन्होंने राजनीतिक चिंतन को एक अलग दिशा में मोड़ दिया, जहाँ उनके जो राजनीतिक दर्शन है वो वैज्ञानिक था, साइंटिफिक था, क्योंकि वो गैलीलियो के विचारों से प्रभावित थे। अब ऐसे में उनके वैज्ञानिक भौतिकवाद का क्या अर्थ है? तो देखो भाई, जहाँ अन्य दार्शनिक ये मानते थे कि समाज में गति का नियम काम नहीं करता, लेकिन हॉब्स ये कहते थे कि संसार की प्रत्येक जो वस्तु है वो गति से प्रभावित होती है। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भौतिक यानी कि मैटेरियल है, तथा सभी घटनाओं को पदार्थ और गति यानी कि मैटर और मोशन के आधार पर समझा जा सकता है। हॉब्स का मानना है ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है, और हर एक चीज़ जो है वो गति कर रही है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर हो, हर चीज़ जो है गति के नियमों से प्रभावित होती है, और गति का नियम का मतलब है कि समय के साथ परिवर्तन होगा ही होगा। हॉब्स ये कहते हैं कि आपको किसी भी घटना को समझने के लिए अलौकिक शक्तियों की जरूरत नहीं है, दैविक शक्तियों की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक शक्तियों की जरूरत नहीं है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो नेचर में हैं, प्राकृतिक कारणों से होती हैं। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद की विशेषता यह है कि वो पदार्थ और गति का सिद्धांत देते हैं। हॉब्स के अनुसार संसार की हर एक वस्तु जो है पदार्थ से बनी है, और प्रत्येक व्यक्ति में जो परिवर्तन हो रहा है वो गति की वजह से हो रहा है, क्योंकि पदार्थ में गति होती है। मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, ये भी शरीर में होने वाली भौतिक गतियों का परिणाम है। इसलिए मानव व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने मानव का यांत्रिक दृष्टिकोण दिया है। हॉब्स ने कहा है मनुष्य एक जटिल मशीन के समान है। जिस प्रकार से मशीन के जो अलग अलग हिस्से हैं अपने अपने नियम के हिसाब से काम करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी एक नियम है जो प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भूख, भय, प्रेम, क्रोध, महत्वाकांक्षा, ये सब शारीरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। हॉब्स ज्ञान का सोर्स है वो इंद्रिय अनुभव मानते हैं। बाहरी वस्तुएं हमारी इंद्रियों पर प्रभाव डालती हैं, और फिर हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस उत्पन्न होते हैं। इन्हीं इमोशंस के आधार पर हम आगे चलकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। हॉब्स ने राज्य की वैज्ञानिक व्याख्या की है। हॉब्स ने राज्य को कोई देवी संस्था नहीं माना है। उसके अनुसार राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, किसी देवता ने इसकी स्थापना नहीं करी है, बल्कि ये मनुष्य द्वारा स्थापित हुआ है, और इसकी स्थापना शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हुई है। हॉब्स धर्म का क्षेत्र अलग मानते हैं और राजनीति का क्षेत्र अलग मानते हैं। उनका मानना है कि राज्य की शक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए, धार्मिक संस्थाएं अपने मामले में होनी चाहिए और राज्य की संस्थाएं अपने मामले में होनी चाहिए। इस सिद्धांत का महत्व यह है कि हॉब्स का जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी बात रही है कि धर्म का क्षेत्र अलग होना चाहिए और राजनीति का क्षेत्र अलग होना चाहिए। अगर आज इस चीज़ को अपना लिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, खुद दूर हो जाएंगी। फिर भी हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी देखता है, एक मशीन की तरह देखता है, जबकि मनुष्य में नैतिकता भी होती है, एथिक्स भी होती है, मॉरलिटी भी होती है, ह्यूमैनिटी भी होती है। इसके बारे में हॉब्स ने सोचा नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। आज की वीडियो का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो देखो भाई, प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है बहुत फेमस सिद्धांत है। प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे, और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है वो है द रिपब्लिक,
जिनमें उन्हें आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर विस्तार से वर्णन किया है। उनका मानना है कि एक अच्छा देश जब अच्छा हो सकता है जब उसके नागरिकों को उचित शिक्षा प्रदान की जाए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी करना है, व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का विकास भी करना है। और व्यक्ति के चरित्र का निर्माण सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। व्यक्ति के अंदर नैतिकता की स्थापना शिक्षा के माध्यम से होती है। व्यक्ति के अंदर नैतिकता जैसे सत्य, न्याय, साहस, आत्मसंयम जैसे जो गुण हैं वो शिक्षा के माध्यम से हो सकते हैं। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा मनुष्य की आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा की विशेषताएं क्या थी कि शिक्षा राज्य नियंत्रित होनी चाहिए, यानी कि सरकार को शिक्षा पर कंट्रोल रखना चाहिए। शिक्षा का संचालन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। प्लेटो ने स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा का समर्थन किया है। उनका मानना यह है कि प्रतिभा का संबंध लिंग से नहीं होता, इसलिए महिलाओं को और पुरुषों को भी समान शिक्षा मिलनी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास पर भी बल देते थे। प्लेटो ने शिक्षा को अलग अलग चरणों में बांटा है। सबसे पहली जो शिक्षा होगी वो 0 से 6 साल तक दी जाएगी, जिसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाएगा। इस अवस्था में बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाएगा, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएंगी, ताकि बच्चों के मन पर, मस्तिष्क पर अच्छा व्यवहार पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े। फिर 7 से 18 साल तक प्राथमिक शिक्षा होगी, जिसमें साहित्य की शिक्षा दी जाएगी, गणित की शिक्षा दी जाएगी और शारीरिक व्यायाम करवाया जाएगा। व्यायाम इसलिए करवाया जाएगा ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, और संगीत इसलिए सुनाया जाएगा ताकि व्यक्ति का मस्तिष्क विकास कर सके। 18 से 20 साल की आयु में सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को सैन्य शिक्षा दी जाएगी, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा ताकि वो देश की रक्षा कर सकें। 20 से 30 साल तक उच्च शिक्षा होगी, जहां गणित, ज्यामितीय, खगोलशास्त्र और तर्कशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करवाया जाएगा। 30 से 35 की उम्र में फिलॉसफी सिखाई जाएगी, सत्य से परीक्षण करवाया जाएगा, चिंतन करवाया जाएगा, और इस अवधि में व्यक्ति राज्य के प्रशासनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त करेगा। और 50 वर्ष की आयु के बाद ही कोई व्यक्ति शासक बनने के योग्य माना जाता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आदर्श नागरिक तैयार करना है, अच्छे राजा तैयार करना है। उनका मानना था कि राज्य का शासन जो है फिलोसोफर किंग के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे ही शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत है वो आदर्शवाद पर आधारित है। सोचने में बहुत अच्छा है कि इस तरीके से चीज़ें हो जाएं, बट ग्राउंड लेवल पर ये सारी चीज़ें जो है लगाना बहुत मुश्किल है कि नैतिकता के आधार पर किस प्रकार से किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का विकास किया जाए। आशा इन चारों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर देंगे। मिलते हैं आपसे PPSC 111 के भाग 2 के साथ, जहां हम और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे।